नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और 12वें लेसन का पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग आधा लेसन पढ़ लिया है। इसी प्रकार आज हम 12वें लेसन के पार्ट सेकेंड में आधे जो बचे हुए लेसन है इसको कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार यह हमारी श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। साइंस 7th के बाद जो है 8th 9th 10th 11th और 12th की भी साइंस आपको पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उनकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। इसकी बाकायदा पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी क्लास 7th के नाम से, जिसमें एनसीईआरटी के सारे विषय इसमें सारे पाठों को पढ़ाया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेसन का नाम है पादप में जनन, पादपों में जनन, यानी पादप में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इससे पहले बताया गया था कि पादप में जनन की जो विधियां होती हैं वो होती है लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। इन पर हम लोगों ने पूरी विस्तृत चर्चा करी थी। आज हम इसके आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है ईस्ट में किस प्रकार से जनन प्रक्रिया होती है। ईस्ट में जनन प्रक्रिया का जो तरीका होता है, ईस्ट में जो जनन प्रक्रिया होती है वो होती है मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन के द्वारा किस प्रकार से जनन क्रिया होती है इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसी के आगे हम एक अगली तरीका जो है इसको हम पढ़ेंगे खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपवंकी यानी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखा होगा। यानी तालाब में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हरे रंग के गुच्छेदार उसमें आपको गुच्छे तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। तालाबों में आमतौर पर देखते होंगे इस प्रकार से जो है आपको गुच्छे दिखाई देंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होता है तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। यानी जब जल में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तब ये क्या करते हैं, खंडन विधि द्वारा क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस प्रकार से ये देख सकते हो कि ये स्पायरो गायरा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पूरा ये शैवाल है स्पायरो गायरा, यहाँ पर ये शैवाल है स्पायरो गायरा, और ये क्या हुआ है, ये 2 खंडों में टूट गया है। यानी ये विखंडित हो गया है, खंडन हो गया है, ये 2 खंडों में टूट गया है। और ये खंड क्या होगा, आगे चलकर जैसे जैसे ये वृद्धि करेंगे ये पूरा एक शैवाल बन जाएगा और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में ये फैल जाएगा। तो शैवालों में जो जनन क्रिया होती है वो खंडन द्वारा होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि बीजाणुओं का जो होता है वो निर्माण किस प्रकार से होता है। अध्याय फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराएं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। जो बीजाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे मांस और फर्न। जैसे पादप में भी जनन जीव बीजाणुओं द्वारा ही होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो मांस और फर्न जैसे पादप होते हैं, यहाँ पर देखिए ये फर्न का पौधा है, ये फर्न है
और इसमें भी जो जनन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? बीजाणुओं के द्वारा होती है। इसके अलावा बीजाणुओं के द्वारा कवक में भी बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। जैसे आपने देखा होगा फफूंद में भी क्या होता है? बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। ये बीजाणु है और ये बीजाणु धानी है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा फर्न और मांस में भी बीजाणु द्वारा जनन होता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो बताया था कि पादपों में जो जनन की दो विधियां होती हैं, एक होती है अलैंगिक और एक लैंगिक। तो इससे पहले जो है हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन जानते हैं आप लोग कि लैंगिक जनन में जनन अंग की आवश्यकता होती है। तो पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो पादपों के जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? पुष्प। पुंकेसर नर जनन होता है। पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को हम समझेंगे। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और उसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर हो, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे में एक लिंगी पुष्प होता है। याद रखिएगा, मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे में एक लिंगी पुष्प होता है, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो द्विलिंगी होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया में जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? वो द्विलिंगी होते हैं। यहाँ पर आप पुंकेसर नर जनन अंग देख सकते हो। पुंकेसर का जो ऊपरी वाला सिरा होता है ये क्या होता है? पराग कोश होता है। ये क्या होता है? पराग कोश। और पराग कोश में ही क्या होते हैं? पराग कण इकट्ठे होते हैं। जो बीज का सिरा होता है इसको हम कहते हैं पुतंत्र। क्या कहते हैं इसको? पुतंत्र। यानी ये पुंकेसर का भाग होता है। इसी प्रकार स्त्री केसर में देखिए, स्त्री केसर में जो ऊपर वाला सिरा होता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। यहीं पर परागकण आकर चिपकते हैं। और इसी प्रकार जो बीज का ही सिरा होता है इसको हम कहते हैं वर्तिका। और इसी के अंदर क्या होते हैं? ये देखिए, यहाँ पर बीजांड होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और ये जो सिरा होता है ये अंडाशय होता है। और यही सिरा जो है आगे चलकर फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि पुंकेसर में पुतंत्र और परागकोश होते हैं। इसके अलावा परागकण भी होते हैं। और स्त्री केसर में वर्तिका और वर्तिकाग्र भी पाए जाते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। जो नर और मादा एक लिंगी पुष्प होते हैं वो एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। यानी वो नर और मादा पुष्प जो होते हैं वो या तो एक पौधे पर भी पाए जा सकते हैं या फिर अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? चित्र पॉइंट 12.9a में आप देख सकते हो। कहा गया है कि क्या आप पुंकेसर और परागकोश और तंतु को पहचान सकते हो? परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा कि परागकण में, यहाँ पर चित्र में देखिए, ये परागकोश है। यहाँ पर क्या होते हैं? परागकण। यहाँ पर क्या होते हैं? परागकण। ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। जो क्या करते हैं? नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं।
अंडाशय में एक या अधिक क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। याद रखिएगा कि अंडाशय के अंदर ही क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जन्म में नर और मादा युग्मकों से युग्मन की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, यानी जाइगोट। जब लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के युग्मनज होता है, तो युग्मन होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। बोझो ये जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक होता है। यहाँ पर बोझो ये जानना चाहता है कि जो पराग कोश में परागकण होते हैं ये बीजांड में किस प्रकार पहुँचते हैं। तो परागकण देखिए क्या होता है, परागण क्या होता है। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का पराग कोश से पुष्प से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये स्वपरागण कहलाते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब पराग, जैसे मान लो ये पुंकेसर है, और पुंकेसर में पराग कण उपस्थित होते हैं। पराग कण जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी ये अंडाशय है और ये वर्तिकाग्र है, जब इसके परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं कीटों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। यानी जब पराग कणों का पुंकेसर के पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है तो ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर जो परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। यानी उसी एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी एक ही पुष्प पर जो है परागकण होता है और वर्तिकाग्र होती, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और अगर वही परागकण किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर जाकर चिपकता है तो इसको हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर उसी पौधे के पुष्प पर है तो स्वपरागण, और अगर दूसरे पौधे के पुष्प पर है तो इसको हम कहते हैं परपरागण। ठीक है। पुष्प के परागण उसी प्रकार पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण की प्रक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे कि जब पुंकेसर के पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब पुंकेसर के पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं तो ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण एक ही पुष्प पर होता है और परपरागण दूसरे पुष्प पर होता है। अब बात करते हैं निषेचन की। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में युग्मन करते हैं, संयोग करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मनज का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात ही क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज कहाँ विकसित होता है, भ्रूण में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्रक्रिया दर्शाई गई है कि निषेचन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक अंकुरित परागकण है। ये क्या है, अंकुरित
परागकण है, ये वर्तिकाग्र पर परागकण यहाँ पर अंकुरित होने लगा। और यहाँ पर देखिए ये अंडाशय के अंदर क्या है, अंड कोशिका है या मादा युग्मनज है। तो यहाँ पर ये विकसित होने के पश्चात धीरे 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 ये कहाँ आ जाता है, अंड कोशिका में आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर युग्मन होता है और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यहीं पर युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है। और जब युग्मनज का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मनज निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है यही फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होता है और बीजांड से क्या होता है, बीज विकसित होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। यहाँ पर देख सकते हो ये आम जो है, ये सेब है, ये सेब है और ये क्या है, बीजांड के अंदर बीज का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार ये अखरोट है जो कठोर होते हैं। बीजों में प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न पादप स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। देखा होगा कि एक प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है, तो ये बीजों का प्रकीर्णन होता है। कभी कभी वन व खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार से इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिद यानी नए पौधे के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। यानी जब एक साथ कई पौधे अगर एक ही जगह पर उगाएंगे तो क्या होगा, उनको ना तो सही से धूप मिल पाएगी, ना खाद, ना पानी। तो इनमें क्या होगा, वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे। पादपों में बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप में नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ में समर्थ हो सके। यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, कुछ दिखाया गया जैसे सहजन में देखा होगा कि इस प्रकार से ये बीज होते हैं और ये बहुत हल्के होते हैं और ये पंख होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार ओक के रोमयुक्त बीज। इस प्रकार से यहाँ पर बीज दिखाए गए हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन यानी ड्रमस्टिक तथा मेपिल जैसे पादप में पंखयुक्त बीज, घासों से हल्के बीज अथवा मदार या रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज द्वारा जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों को फल के आवरण यानी स्पंजी या तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लोन यानी तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हो नारियल के पौधे क्या होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर बीज का निर्माण करते हैं। विशेष रूप से कंटकी देखा होगा, कांटे के रूप में होती है कंटकी, आपने देखा होगा। गाँव में खूब कंटकी होती है जो कपड़ों पर चिपक जाती है, जिसमें कांटे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं। ये बीजे जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूर स्थानों तक चले जाते हैं। और दूसरा उदाहरण है यूरेना अथवा जैंथिनियम।
ये जेंथनियम है। कुछ पौधे फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिनके अंदर बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और पादप दूरस्थांतक जैसे एरंड या ब्लामम के पौधे। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधों में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो ये लेसन हमारा आज यहीं कंप्लीट हो गया है। लेसन 12 हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी तरह आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।